वैसे आजकल ये एक ट्रेंड बन चुका है कि सभी लोग जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा 30 में से तुम्हारे 15 सही हो जाने चाहिए, 20 सही हो जाने चाहिए, बट जितने सही हो जाने चाहिए तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे 30 में 5 सवाल तो होंगे जो हम कर सकते थे। अब वो सही नहीं हो रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। जब तक आप नेगेटिविटी झेलोगे नहीं, जब तक आप मतलब उन अंधेरी रातों में नहीं अपने आप से बात कर रहे होंगे कि अरे भाई नंबर नहीं आ रहे, ये क्या हो रहा है, इतने दिन से पढ़ भी रहा हूँ तो अभी भी नंबर नहीं आ रही है, हो क्या रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। सर मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता। लाइक अगर मैं मॉड्यूल सॉल्व करती हूँ तो फिर रेंज निकाल रही हूँ, एक दो क्वेश्चन हो गए, फिर आगे के हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। किसी में डिफ्रेंसिएशन करके निकाल रहे हैं, किसी में कुछ और। बिकॉज मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट। क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है कि मैथ्स प्रैक्टिस से आती है? सर हमने क्यों का तो कभी पता नहीं किया, बट सभी यही बोलते हैं तो हमें लगता है कि यही सत्य होगा। अब 2022 का जिस बार जेईई मेन सबसे डिफिकल्ट आया था, मैथ्स बच्चों ने बोला डिफिकल्ट है सच में डिफिकल्ट है। 4-3 सवाल तो ऐसे थे जो 1-1 मिनट में सॉल्व हो रहे थे। तो कम से कम आपकी गणित इतनी तो हो कि वो 3 सवाल तो कर पाओ। सर मैथ्स में हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए? शॉर्ट नोट बैठो 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 बेटा बैठो। चलिए ठीक है, चलिए जी। पहले मैं अपने मेरा जो ज्ञान है वो आप पे बिखेर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद में जो तुम्हारे मन में डाउट आए वो पूछिएगा प्लीज। तो ये कितना डिफिकल्ट है स्कूल के साथ मैनेज करना, या कर पाते हो? सुबह कितने बजे जाते हो स्कूल? एक रफ आइडिया कि कितने बजे तक? 7:30 स्कूल पहुंच जाते हो, और 7:30 से स्कूल लगभग 1 बजे तक, 2 बजे तक, फिर 2 से घर पहुंचने में, 3 से फिर यहां पहुंचने में 4, फिर यहां पे कब तक, फिर यहां से घर 8, 8:30, चलो 8। उसके बाद में पढ़ाई वाले टेबल पर सर वहीं नहीं पहुंच पाते जहां पर पहुंचना होता है ना? क्या करें? संडे वाले दिन कभी कभार सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है? देखो मतलब दोनों बातें हैं भाई। मैं ऑनलाइन में भी आपने शायद कभी सुना होगा, मैंने एक वीडियो में बोला है कि अगर आप जेईई के टॉप रैंकर्स उठा के देखोगे तो वो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट ही होते हैं, ठीक है? ये भी एक फैक्ट है। दूसरा ये भी एक फैक्ट है कि ये सर आपस में दोनों चीजें साथ में मैनेज करना, दिस इज नियरली इम्पॉसिबल। मतलब मैनेज तो हम जैसे तैसे कर ले जा रहे हैं, बट पढ़ कहाँ रहे हैं खुद? समझ में आया? जेईई प्रिपरेशन हो या कोई सी भी प्रिपरेशन हो, दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। कि हमें तो पढ़ा दिया, चलो समझ में आ गया, अब हमसे कितने सवाल सॉल्व हो रहे हैं वो चेक करने का हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है ना? सुबह आप आके पहले स्कूल में बैठते हो इन्हीं बेंचेस पे, है ना? ऐसे ही होते वो सोफे तो नहीं लगे हुए स्कूल में, कुछ ज़्यादा हाई फाई तो नहीं है कहीं? कहीं पता चला हमारे वाले में स्विमिंग पूल है ना? इससे भी छोटे होते हैं, और फिर यहाँ फिर बैठते हो, और वो भी सर हम ऐसा थोड़ी कोई मूवी देखने के लिए बैठ रहे हैं, पढ़ने के लिए। आप और मैं दोनों ये बात जानते हैं कि सर पढ़ाई कभी कभी अच्छी लगती है, दिन में सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल नहीं अच्छी लग सकती है ना? तो मतलब चैलेंजिंग तो है। अब मेन है कि सर इस चैलेंज को, अब देखो एक होता कि तुम इस जेईई प्रिपरेशन में आते ही नहीं, ठीक है? वैसे आजकल ये एक ट्रेंड बन चुका है कि सभी लोग जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी। एक टाइम हुआ करता जिसमें पूरी अगर क्लास है तो उसमें से 50% या 10%, 20% लोग जेईई की प्रिपरेशन करते थे। बाकी लोग जो है 50 को तो पता ही नहीं होता था जेईई है क्या, और बाकी सोचते थे कि हम लोग ड्रॉप लेंगे। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? अब क्या हुआ है, इसको आप मतलब ऐसा बोल दो कि सोसाइटी का नॉर्म है, या फिर एक दूसरे को देखकर कि सभी लोग जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। समझ में? आप किसी से भी पूछ लो, आपकी क्लास में भी आप जाते होंगे स्कूल में, सभी लोग कहीं ना कहीं इनरोल्ड है। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा मैं तो कर ही नहीं रहा भाई। और जो अगर गलती से ये बोल देगी मैं तो कर ही नहीं रहा, भाई साहब उसकी तरफ ऐसे देखते हैं, बोले लगता है तू समझ में पिछड़ गया पूरी दुनिया से, बोले पीछे रह गया कहीं पे। तो एवरीबडी इज इनरोल्ड। अब मेन आता है जेईई की प्रिपरेशन फिर कर कौन रहा है? समझ में? और वो कर रहा है तो उसके पास टाइम कहाँ से आ रहा है, और वो सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर रहा है? एक्चुअल प्रिपरेशन समझ गए कि हाँ हम घर जा रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ तक आप लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हो। समझ में? मैंने पूछा स्टडी टेबल पे कब पहुँचते हो? बोले संडे वाले दिन, और वो भी अगर इच्छा हुई तो। एवरीबडी नीड्स ए ब्रेक। और संडे वाले दिन सर कम से कम एक अकेला ऐसा दिन होता है जिस दिन हमारा स्कूल नहीं होता, कोचिंग नहीं होती, तो अंदर से इच्छा होती है, और वो बहुत ही जेन्युइन इच्छा है। ऐसा नहीं खेलना है कुछ, हमें 1 घंटा फालतू सोना है सर,
उसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं मांग लिया भगवान से। तो ये सब इच्छाएं आपकी संडे वाले दिन पैदा हो जाती हैं, तो वो जो हमारा पढ़ाई करने वाला काम है वो भी उस दिन कम हो जाता होगा, है ना। तो मेन थिंग इज आप कहीं ना कहीं से टाइम निकालना आप स्टार्ट कीजिए। जैसे स्कूल में तुम्हें रेगुलर जाना है, छुट्टी नहीं कर सकते। देखो यार, घर वालों का जो से है ना, मैं बताता हूँ, घर वालों का से तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी था। मैं तो चलो डमी स्कूल था, मैं तो कोटा चला गया प्रिपरेशन करने। अब कोटा से आने के बाद में 11वीं के स्कूल के एग्जाम तो देने ना, वो होता है ना कुछ मेंटेन करने होते हैं रिकॉर्ड्स या जो भी, कि आपको 11वीं के एग्जाम देने पड़ेंगे ताकि आप 12वीं में क्वालिफाई हो जाओ। ऑल्दो कोई फेल नहीं करता, बट आपको फिर भी अपनी इज्जत भी तो प्यारी है कि 100 में से कम 33-40 नंबर तो लेके आओ। तो मैंने जब 11वीं के पेपर आके दिए तो बाकी सब में ठीक था। केमिस्ट्री में मेरे नंबर ऐसे समझो कि 100 में से कितने चाहिए होते, 33, तो मेरे 34-35 ही नंबर आए थे। और उसके बाद में जो स्कूल वाले थे उन्होंने आके पेरेंट्स को ये बोला कि आपने गलत कर दिया है, क्योंकि स्कूल वाले जब भी उनको पता चलेगा कि आपका बेटा या बेटी कोचिंग करती है या करता है, तो उसके बाद में फिर वो शायद उनके रवैया चेंज हो जाता है, एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है, बुराई करने लगते हैं, बोले बस इसका तो खेल खल्लास है। तो वो सेम ये पुरानी प्रथा चली आ रही है। तो मेरे पेरेंट्स को भी बोला गया कि इसको कोटा से वापस बुला लो, ऐसा ही अगर हाल रहा तो ये 12th में फेल भी होगा और जेई तो भूल ही जाओ। और फिर नंबर भी यही बोल रहे थे, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दोनों बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी, बोले नंबर भी। बाकी मैं पिताजी का ध्यान केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ्स के नंबर की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। मैं उधर देखो, उधर बढ़िया है। वो बोले इसमें इतने नंबर क्यों कम आए हैं, तुम तो पूरे साल कोचिंग करी है। मैं कहा आती नहीं तो क्या करें, वो तो बोल नहीं सकते उनके सामने। तो पेरेंट्स का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह भी ठीक है। वो चाह रहे हैं कि तुम्हारा स्कूल ठीक ठाक हो जाए, है ना, ताकि तुम्हें स्कूल वाला पार्ट दोबारा ना जीना पड़े, ठीक है। बट आपको अपने लेवल पे मैनेज करना होगा, क्योंकि ये जो सवाल तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो, मैंने तुमसे आते ये क्यों पूछा कि तुम्हारा स्कूल और डमी और रेगुलर, क्योंकि 12वीं क्लास का सबसे बड़ा दर्द यही है। समझ में आएगा नहीं समझ में? और जितने भी बच्चे सेलेक्ट होके जब भी हमसे कभी मिलते हैं, उनसे मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि भाई स्कूल को कैसे मैनेज किया। बोले सर टाइम निकाल लिया, अलग अलग जगह से हमें टाइम निकाल लिया। स्कूल में गए, कोई पीरियड फ्री हो गया तो उसमें सर अपना नोट्स बनाने वाला काम कर लिया, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर किसी दिन छुट्टी मार ली सर, और बोले स्कूल में अलग अलग टाइप की बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, तब हमने टाइम, मतलब वो यही काम कर रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि उनका स्कूल जो है उनको अलाउ कर दे रहा है, बेटा एक काम कर, तू यहाँ से खड़ा हो, जा लाइब्रेरी में जाके बैठ जा, अपनी कोचिंग का काम कर ले। ऐसा कोई स्कूल नहीं करता और करेगा भी नहीं समझे? आप इसमें से जितना टाइम बटोर सकते हो उतना करिए प्लीज। जनरली हमारी हैबिट क्या होती है, मान लो आपका बैकलॉग है 40 सवालों का, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, समझ में आया? नाउ एवरी वन ऑफ अस, मैं भी अगर होता आपकी जगह तो मैं भी ये सोचता कि मुझे किसी दिन 3 घंटे मिल जाए, मैं ये 40 सवाल कर दूंगा, हाँ है ना? ये सोचते हैं? बोला हाँ है ना? ठीक है भाई, 3 घंटे 40 सवाल मुझे करना है। मैंने पूरा हफ्ता निकाल दिया, मुझे 3 घंटे मिले ही नहीं, और मेरे वो 40 सवाल भी रह गए। अगला हफ्ता आया, 40 और ऐड हो गए, क्योंकि यहाँ पे तो काम रुकता थोड़ी है, चलता ही रहता है ना। यहाँ पे जो क्लास में आपको होमवर्क ऐसे थोड़ी है बेटा आज होमवर्क नहीं दे रहे, ये तो चलता रहेगा अपने पेज से। अगला हफ्ता आया, अब सवाल 40 के 80 हो गए, और मैं अभी भी अब 3 घंटे की जगह मैं 4 घंटे ढूंढ रहा हूँ कि पुराना वाला थोड़ा कर लूँगा, थोड़ा नया भी कर लूँगा। मुझे फिर वो 3 घंटे नहीं मिले, समझ में आया? तो आप लोग यही कर रहे हो, रेदर देन 40 नहीं हो रहे, 3 घंटे नहीं मिल रहे, आधा घंटा तो कहीं ना कहीं मिल ही रहा होगा पूरे हफ्ते में, उस आधे घंटे में 5 तो कर भाई, है ना, ताकि वो 40 से काउंट कम होके 35 पर तो पहुंचे। अंदर एक सिग्नल तो जाए कि हाँ थोड़ा तो कंप्लीट हुआ है, चाहे वो कितना ही थोड़ा क्यों ना हो, है ना। तो आप उस 3 घंटे के चक्कर में क्या कर रहे हो, सर मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। मुझे जिस दिन टाइम मिलेगा आप मुझे टाइम दिलवा दो पेरेंट्स से, मेरा स्कूल फ्री करवा दो या कोचिंग की छुट्टी करवा दो, मैं उस दिन पढ़ के दिखा देता हूं। ये एटीट्यूड ही गलत है। आई अंडरस्टैंड एंड आई कंप्लीटली, मैं तुम्हारी साइड में हूं, बट हाँ टीचर हूं, बहुत सारे बच्चों को देखा है, सुबह से लेकर शाम तक मैं अगर बैठूं इस बेंच पे तो रात को मेरे को तो जाके मेरे ख्याल तुम लोग कम से कम जाके खाना तो खा लेते हो, मैं हो सकता है यहीं पे सो जाऊं। तो सिचुएशन हेक्टिक है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि भाई साहब ऐसा क्या है, तुम मतलब तुम्हें डांट रहा हूं कि ऐसे कैसे नहीं पढ़ पा रहे हो तुम, बट यस 3 घंटे नहीं तो आधा घंटा तो पढ़ सकते हो यार। एक दिन का आधा घंटा 7 दिन का मिला लो, समझ पा रहे हो? और बाकी सब छोड़ो, पूरे वीक में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो।
अब वो 1 घंटा निकालने के लिए चाहिए इंटेंट, समझ में आया? उसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 1 घंटा तो इंसान कहीं से भी निकाल सकता है ना? और अभी तो मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ पूरे हफ्ते में से। और जब आप इस प्रोसेस में उतरोगे कि आप पूरे वीक में से 1 घंटा या 2 घंटे निकाल पा रहे हो अपने जेई के होमवर्क के लिए विदाउट चेंजिंग योर शेड्यूल, स्कूल को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे तुम 2 घंटे निकालोगे अंदर से फिर सिग्नल आएगा कि अब 3 घंटे निकालते हैं, समझ में आया? और वो धीरे 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 टाइम आप देखेंगे कि आप बटोरना स्टार्ट कर दोगे और वो धीरे धीरे होगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इकट्ठा टाइम कहीं मिले, वो कहीं नहीं मिलेगा। और जिस दिन इकट्ठा टाइम मिलेगा उस दिन तुम्हारे पास काम इतना पड़ा होगा, तुम 3 घंटे वाला ढूंढ रहे थे, तुम्हें 3 घंटे मिल भी जाएंगे, अब तुम्हारे पास काम होगा 30 घंटे का। तो अंदर से मन बोलेगा, बोले करके कर भी क्या लेगा भाई, 30 घंटे का काम थोड़ी कर देगा, समझ पा रहे हो? तो हमारा काम इतने हाई लेवल पे चला जाएगा, बैकलॉग जिसको आप बोलते हो। तो थोड़ा 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 जितना हो सकता है उतना कीजिए प्लीज। और बेसिकली इस पूरी जेई प्रिपरेशन में आपको काम ही इतना दिया जाता है कि दैट इज नॉट पॉसिबल। जो आप करने बैठो तो वो पॉसिबल ही नहीं है, समझ में आया? तो दैट मीन सर हमारा तो होमवर्क कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। तो ये बात सत्य भी है। आपने कौन सा ऐसा बच्चा देखा जिसका होमवर्क कंप्लीट है? आपको कोई लगे कि इसका होमवर्क कंप्लीट है, टॉप 50 रैंक को छोड़ देते हैं, टॉप 100 रैंक को छोड़ देते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। आपको लगे कि इसका होमवर्क कंप्लीट है तो एक बार उसकी कॉपी देख लेना, उसको बोलना कि अपना जेई का मॉड्यूल दिखा दे, उससे कुछ मत पूछना, पन्ने पलट के देख लेना, दिख जाता है ना। अगर सवाल करा तो टिक लगा हुआ, देख लेना कितने पे टिक लगा हुआ है। कोई सा भी रैंक उठा लीजिए प्लीज, सिंपल सी एक्सरसाइज है। क्या पता उससे पूछो तो वो झूठी बोल दे, पॉइंट भी तो बनाते हैं हम लोग। मान लो मेरी रैंक आ गई तो मैंने भैया 12 घंटे पढ़ा होगा, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने सारे चैप्टर पढ़े होंगे, बट ऐसा थोड़ी है कि उसका कभी बैकलॉग नहीं हुआ होगा, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बेसिकली द मेन इंटेंट इज कि आप 1 घंटा निकालिए, 2 घंटा निकालिए, कहीं ना कहीं से टाइम इकट्ठा कीजिए प्लीज। जैसे जैसे आप इस काम में करने में उतरोगे आपको और रास्ते दिखने लगेंगे टाइम निकालने के, और धीरे धीरे आपके पेरेंट्स भी आपके सपोर्ट में उतर आएंगे कि हाँ अब ये पढ़ना चाह रहा है। यही एक अकेला तरीका है स्कूल को कोचिंग के साथ मैनेज करने का, वरना ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं। जैसे तुम्हारा अगर मैं बोलूँ कि सबसे बड़ा प्रेशर क्या है, कि तुम बोलोगे सर मेरा स्कूल हटवा दो आप कुछ भी करके, फिर मैं देखो आपको एकदम रैंक ला के दिखाता हूँ, यही एक है ना। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कई जगह मैं गया हूँ जहाँ पे पूछता हूँ कि कितने लोग रेगुलर हैं, एक भी नहीं, सारे डमी, उनके भी नंबर नहीं आ रहे हैं। तो गड़बड़ हो कहाँ रही है फिर? उनके पास तो स्कूल फ्री है ना, उनके तो पेरेंट्स को भी पता है कि उनका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, फिर कहाँ गड़बड़ है? सर इंटेंट कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे टाइम के साथ। तुम्हें लगता है कि सिलेबस, ये चैप्टर ये मुश्किल है, नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। धीरे 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 आप अपने आप को इतनी बार ये बोल चुके होगे कि हाँ नहीं हो पाएगा, कि कुछ करना चाहोगे भी ना किसी दिन सोच समझ के, तो उस दिन भी नहीं कर पाओगे, समझ में आया? तो ये काम करना स्टार्ट कीजिए प्लीज। और एक बार 1 हफ्ते करके देखो, 2 हफ्ते करके देखो, समझ में आया? पहले 1 दिन छुट्टी, फिर अगले दिन 2, मतलब पूरे वीक में 2 दिन छुट्टी। और पूरे वीक में आपका इंटेंशन ये रहना चाहिए कहीं से मुझे आधा घंटा मिल जाए, 1 घंटा मिल जाए। और सवाल नहीं सॉल्व कर पा रहे, नोट्स तो बना पा रहे हो, किसी ने कुछ रिवाइज करने के लिए दिया वो तो कर पा रहे हो, कोई फॉर्मूला याद करने के लिए दिया है जैसे केमिस्ट्री का कुछ है याद तो कर पा रहे हो। जो जो कर पा रहे हो उसको लिख लिया करो कि इतना मैंने कर दिया है। तो धीरे 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 किया हुआ काम बढ़ता जाएगा, बचा हुआ काम कम होता जाएगा। बट आप उस काम में उतरिए पहले, समझे? जितने भी लोग मैंने जितने बच्चे देखे, मैक्सिमम ऑफ यू, सभी बच्चे, स्ट्रैटेजी सबको चाहिए, जब बारी आती है फॉलो करने की, बोले सर ये तो मुश्किल लग रहा है, कोई दूसरा बताओगे ऐसा कोई शॉर्टकट अगर होता तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आईआईटी में होते अभी, है ना? ठीक है। और दूसरा, एक और सिंपल सी कहानी, इतना सारा आप सेक्रीफाइस करके बैठे हो, कर रहे हो ना, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो एक सेकेंडरी थॉट है, वो तो तुम्हें पता है, बट तुमने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस कर रखी है। मैं बताता हूँ, जैसे नींद। सर हमारे जो आसपास वाले दोस्त होंगे वो भी जून की छुट्टियों में सर घूमने गए होंगे मनाली, फिर वो फोटो डाल रहे सर वहाँ से बर्फ़ के गोले बना के एक दूसरे फेंकते हुए। अब वो फोटो देखकर सर हम अंदर ही अंदर जले हैं, ये कैसे पता
दैट इज सेक्रीफाइस। हम कहीं नहीं गए। बचपन में हम लोग दादी के घर, नानी के घर जाते थे, नहीं गए सर, यहाँ बैठे हैं, इस कड़कड़ाती हुई धूप में आना जाना कर रहे हैं, घर से आते हैं यहाँ, यहाँ से आते हैं वहाँ, स्कूल भी जा रहे हैं। मतलब सब लोग कर तो रहे हैं सेक्रीफाइस, है ना। आपका जो दोस्त इस वक्त जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा होगा इस वक्त? घूम रहा होगा, गेम खेल रहा होगा, है ना, या कहीं घूमने गया होगा। आप लोग, सर हम यहां बैठे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स सेक्रीफाइस तो कर रहे हो। अब मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जब इतना कर ही रहे हो, थोड़ा सा और बचा है, नहीं समझे? एक तो हो कि आपको अपने उस दोस्त को कन्विंस करना हो कि भाई तू जेईई की प्रिपरेशन कर ले, तो वो तुम्हें शुरू से गुना, अरे भाई तू पागल है क्या, सुबह स्कूल जाऊं, शाम को कोचिंग में बैठूं, फिर होमवर्क करूं, इतना थोड़ी होता है। अब जब वो बोल रहा हो तो खुद देख लेना कि तुम उसमें से कितना काम कर दे रहे हो। सुबह स्कूल जा रहे हैं सर, कोचिंग भी जा रहे हैं, बस हमसे होमवर्क ही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा ही तो बचा है, शुरू से थोड़ी शुरू करना है, ठीक है। उस थोड़े से के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कीजिए प्लीज़। और मैं ज़्यादा स्ट्रेटेजी वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं तो जो फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, और जिन बच्चों से मैंने बात की है उन्होंने ऐसे मैनेज किया है। अगर मैं एक रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट होता तो मैं आपको बता देता कि मैंने क्या किया है। मैं तो डमी था, तो इसलिए मैं अपना वाला तो बता नहीं पा रहा हूँ। बट हाँ, जिन बच्चों से जब भी मिलता हूँ, जितनी भी बार मिलता हूँ, सिर्फ ये ही सवाल रहता है, जो अगर वो 12वीं के हैं तो, अगर वो ड्रॉपर हैं तो उनसे पूछता हूँ तूने कौन सा क्लास नोट किया, क्या कौन से, तूने एक्सरसाइज सॉल्व किया कि पीवाईक्यू सॉल्व किया, बस ये 2 ही सवाल रहते हैं बच्चों से, ठीक है ना। और दूसरा, ये तो हुआ मैनेज करने वाली बात। अब आते हैं सर, जब हम पढ़ने लगेंगे तो भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, समझ पा रहे हो? कितने लोगों के नोट्स कंप्लीट हैं? गुड गुड गुड। और रिवीजन नोट्स, मतलब रिवीजन कर पा रहे हो आप लोग? टेस्ट देने आते हो? यहाँ पे संडे वाले दिन टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट देने आते हो तो रिवाइज करके आते हो या फिर ऐसे आ जाते हो? बहुत बढ़िया, फिर क्या दिक्कत है, सही तो है। नंबर नहीं आते हैं। अब जब वापस वही सेम कहानी, जब इतना कर लिया तो थोड़ा सा तो बचा। कभी आपने सोचा कि आपके नंबर क्यों नहीं आते हैं? सवाल ही नहीं करते हैं। नहीं, बस यही तो जिसको बोलते हैं ना एनालिसिस। देखो 2-3 छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जिस पे बाकी सब लोग काम नहीं करते हैं, समझ में आया? उनको पता ही नहीं होता कि उनका टेस्ट हो गया, उनके नंबर क्यों नहीं आए। या फिर उनको पूरा पता होता है, पूरा पता होता है मतलब कि उसको पता होता है अंदर से कि पढ़ के ही नहीं आया था, तो नंबर ऐसे थोड़ी ना वहां पे अंदर से अपने आप ही बोल भाई कितने चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। पढ़ के आए हो तो नंबर आएंगे। पढ़ के आने के बाद में भी अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपको अपनी कमी पता चल जाएगी कि आपने कहाँ गड़बड़ की है। वो जो भी कमी है वो आपको सुधारनी पड़ेगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको अगर अपनी कमियां ही नहीं पता है कि आपके अच्छा ये दिक्कत आ रही है, ये वाले सवाल तुझसे क्यों गलत हुए, मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में लेट से, तो मैं ये नहीं कह रहा 30 में से तुम्हारे 15 सही हो जाने चाहिए, 20 सही हो जाने चाहिए, बट जितने सही हो जाने चाहिए तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सही नहीं हुए या हुए, वो तो चेक करो भाई। पूरे 30 में 5 सवाल तो होंगे जो हम कर सकते थे, अब वो सही नहीं हो रहे हैं तो फिर गड़बड़ है, समझ पा रहे हो? तो स्टार्ट विद वेरी स्मॉल 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 इंप्रूवमेंट्स। आप देखेंगे कि धीरे 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 आप ग्रो कर रहे हैं, और बहुत स्लो प्रोसेस में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। बचपन में सभी लोगों ने साइकिल चलानी सीखी है ना? सिंपल सी कहानी है, कैसे चलानी सीखते हैं साइकिल सर? एक दिन पिताजी हमारे बर्थडे पर छोटी साइकिल लेके आते हैं जिसके दोनों तरफ टायर लगे होते हैं, है ना? फिर हम उस पर बैठ जाते हैं एक्साइटमेंट में। कोई भैया या दीदी या पापा खुद या मम्मी हमारे साथ साथ रहती है कि भैया ऐसे ऐसे चलाओ। फिर थोड़े दिन बाद में सर धीरे से वो टायर हटा दिए जाते हैं, फिर एक आदमी सपोर्ट लेकर हमें साइकिल चलवा रहा होता है। यही प्रोसेस है। फिर धीरे 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 4, 5, 10 दिन 15 दिन बाद में वो हाथ भी हट जाता है ना? और हम घर में ही पिताजी या दीदी या किसी की नज़र में, किसी बड़े की नज़र में हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं। फिर एक दिन दोपहर में सब लोग सो रहे होते हैं, ना? और फिर हमारे मन में आता है कि अब मैं चला सकता हूं, है ना? और हम चुपके चुपाते
साइकिल के साथ बिना आवाज किए, बिल्ली से भी कम आवाज किए घर से बाहर निकल जाते हैं, है ना? क्योंकि वैसे तो वो अलाउ करेंगे नहीं, और करेंगे तो साथ में जाएंगे। मुझे अपनी कैपेबिलिटी चेक करनी है ना भाई, मैं कितनी साइकिल सीख गया हूँ, तो हम बाहर निकल जाते हैं। और जिस दिन हम बाहर निकलते हैं उसी दिन सर हम या तो हमारा मुंह फुड़वा के आते हैं या कोनी छिलवा के आते हैं, है ना? और वापस घर आ जाते हैं किसी को बिना बताए, आके तुरंत आते बता देते हो, बोले देखो ये जो खून आ रहा है ना, ये मैं साइकिल खुद लेके गया था, इस वजह से आ रहा है। हम उस चोट को भी छुपाने की कोशिश करते हैं कि कहीं पेरेंट्स को पता ना चल जाए, क्योंकि फिर वो डांटेंगे, मारेंगे, है ना? और फिर थोड़े दिन बाद में जब वो चोट थोड़ी थोड़ी सही होने लगती है, हम फिर हिम्मत करते हैं, है ना? बोले अब की बार, पिछली बार तो इस वजह से गिरा था, अब की बार बच जाऊंगा शायद। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते 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 आप एक दिन साइकिल चलाना सीख जाते हैं, है ना? अब आपको कोई आपका छोटा भाई बहन तुम्हारी एज का बोले कि भैया मैं साइकिल चलानी तो सीखना चाहता हूँ, बहुत इंटेंशन है मेरी, बहुत आप मतलब मेरी फेवरेट चीज़ है साइकिल, बट ये चोट वोट ये मुझसे सहन नहीं होगी, तो आप क्या बोलेंगे ये बताओ? तो फिर चला भी नहीं पाएगा बेटा। समझ में आया? कितने दिन तेरे को भैया और दीदी पापा कब तक पकड़ा के चलाएंगे बेटा, है ना? तो सेम इज वैलिड हेयर। जब तक आप नेगेटिविटी झेलोगे नहीं, जब तक आप मतलब उन अंधेरी रातों में नहीं अपने आप से बात कर रहे होंगे कि अरे भाई नंबर नहीं आ रहे, ये क्या हो रहा है, इतने दिन से पढ़ भी रहा हूं तो अभी भी नंबर नहीं आ रही, ये हो क्या रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। समझ में आया? तो वो चीज़ आपको पूरी जी के आनी पड़ेगी। व्हेन यू लुक फॉर ए स्ट्रेटेजी, तो आप सोचते हैं कि सर ये सवाल ना होने वाला फेज, ये डीमोटिवेशन वाला फेज क्रॉस करके ऐसे साइड से कोई रास्ता बताओ। नहीं है तो तुम बता दो। समझ में आया? जो तुम्हारा छोटा भाई तुमसे पूछे तुमने साइकिल चलानी सीखी है, उसको उतना सिखा ही सकते हो। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें बोले कि मेरी शक्ल, मेरे मुंह नहीं फूटना चाहिए, मुझे कभी लगनी नहीं चाहिए, और मुझे बढ़िया साइकिल चलानी सीखनी है, इतनी बढ़िया कि मैं नोएडा के ट्रैफिक में लेके उतर जाऊँ, तो आपका जो रिप्लाई होगा वही मेरा रिप्लाई है। आपको ये सब तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने हाथ ही ऐसी चीज़ पे रखा है जिसका रास्ता थोड़ा इंटेंस है, डार्क है। समझे कि नहीं समझे? बट हाँ, आप अपने छोटे भाई को या बहन को मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हो कि जब तेरा वो बैड फेस निकल जाएगा ना, तो साइकिल चलाना सीख जाएगा, इस बात की गारंटी है ना? हाँ, हो सकता है उस दौरान में आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन आपसे 50 बार पूछे कि मैं कब साइकिल चलानी सीखूंगी या कब सीखूंगा, तो आपको पेशेंटली बोलते रहना है, कोई बात नहीं, करता जा। सेम ये टीचर्स भी तो ये कर रहे हैं, है ना? ठीक है। अब अगर कोई बच्चा टीचर की बात को फॉलो करते करते जर्नी अपनी एंड तक कंप्लीट करता है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। बीच में कोई छोड़ दे, एन फैक्टर्स हैं, उसमें से एन फैक्टर्स में से 4-5 तो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली स्ट्रांग भी है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो तुम लोग रिलैक्सड हो, तुम्हें थोड़ा और डराता हूँ। अभी धीरे धीरे तुम, अक्टूबर भी आएगा ना अक्टूबर आएगा, फिर धीरे धीरे क्लास में फुसफुसाहट होगी स्कूल में कि प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। अब तक तो तुम्हें पेरेंट्स बोल रहे थे कि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, अब तुम खुद को बोलोगे हाँ भाई नंबर तो नहीं आ रहे यार। अब लगता है जेई वही छोड़ते हैं एक बार, पहले यहाँ पे बोर्ड में इज्जत बचाते हैं, है ना? तो यहाँ से कम अटेंडेंस, वहाँ स्कूल तुम्हें अपने आप अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड्स, बोर्ड 75% भी तो चाहिए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो अभी से ही आप एकेडमिकली इतना स्ट्रांग होने की कोशिश करो कि अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसा आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है क्लास 12th वाले लड़के की जर्नी या लड़की की जर्नी, मतलब स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए लाइन में 4 पेपर खड़े हैं। जैसे आप दिसंबर मंथ में एंटर करो, इमेजिन दिस सिनेरियो, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका जेई मेंस होना है। जैसे ही वो खत्म होगा, अच्छा जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उससे पहले तुम्हारे बोर्ड के प्रैक्टिकल खत्म होंगे, जस्ट पहले। मतलब ऐसा समझो कि तुम वो लैब से निकले सीधा जेई मेंस के सेंटर पे जा रहे हो, ये सीन होता है, ऐसी डेट शीट बनती है। और जैसे ही वहां से निकले, अब बोर्ड्स, जैसे बोर्ड दे के सांस लेने की कोशिश कर ही रहे थे हम, सर पानी पी रहे थे बस, और कुछ नहीं। सेकंड अटेम्प्ट हम देने की कोशिश कर करा के जब एकदम पूरा थक गए सर, पूरे 1 साल 2 साल जितना भी था,
फिर अचानक से किसी ने बोल दिया कि मेन से तो कुछ नहीं होता, एडवांस में रैंक आनी चाहिए। अब फिर और वो होता है 1.5 महीने बाद। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारा बैड फेज है, नहीं जी, ये बहुत अच्छा चल रहा है अभी। अभी तो आना बाकी है। समझ में आया? डरा नहीं रहा हूं, तो सच्चाई है वो बता रहा हूं। मेरे डराने, हाँ फैक्ट्स, स्पीटिंग फैक्ट्स है ना। ठीक है, वो तो होने ही वाला। देखो मेरे बोलने से रुक भी नहीं जाएगा, और मेरे ना बोलने से ऐसा है कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा एकेडमिकली स्ट्रांग होने की कोशिश कीजिए प्लीज। ठीक है, तो प्लीज अभी आपके पास सच में बहुत टाइम है। मैं जब बोल रहा हूं ना बहुत टाइम है, तो मतलब जितना भी तुम्हारे पास में है वो आगे आने वाले टाइम के हिसाब से में बहुत है। इसी में ही चमत्कार करने की कोशिश कीजिए प्लीज। पढ़ाई कीजिए, करने से हो जाती है, ना करने से, सोचने से और बढ़ती जाती है। ठीक है, और दूसरा, जितने भी बच्चों से मैं मिला हूं सेलेक्ट होने के बाद में, कुछ छोड़ दो, कुछ जो पूरे साल सीरियस रहते हैं या हर टेस्ट में नंबर उनके अच्छे आ रहे हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। टॉप 1000 छोड़ दो, टॉप 2000 छोड़ दो। बाकी जब जिनसे बात करता हूं उनसे पूछता हूं, हाँ भाई इतनी रैंक सोची थी का? 99% का रिप्लाई यही होता है कि सर मुझे नहीं पता था ये आ जाएगी। सच बोल रहा हूं सर। जैसे इस बार एक लड़का है जिसकी रैंक आई है 1800 कुछ। मैंने बोला भाई क्या क्या किया, समझे? जो ये पूरी जर्नी कंप्लीट करके उस तरफ पहुंचता है, उससे भी बात तो करनी पड़ती है ना, कि ये जो तू करके आया वो बता तो सही क्या किया है। बोले सर मुझे खुद को नहीं पता, मैंने सिर्फ नोट्स और जो PW के टेस्ट चल रहे थे वो, और बार बार रिवाइज करता रहा था। मैं कहा कोई रंग बिरंगी किताब? बोले सर कुछ नहीं। मैं कहा एडवांस के सेशंस ये वो? बोले सर कुछ नहीं। मैं कहा बस फिर शांत हो जा। मैं कहा ये बात अगर कोई बाहर तेरी सुनेगा तो वो विश्वास नहीं करेगा, नहीं समझे? तो मैक्सिमम ऑफ देम उनका यही रिप्लाई होता सर मुझे भी नहीं पता था। बोले 1800 सर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं शाबाश, अच्छी बात है। तो अपने आप पे डाउट मत कीजिए। समझ में आया? तुम्हारे पहले ही तुम्हारे सवाल, तुम्हारे चेहरे पे एक निशान बना हुआ है कि सर, कई बार होता है ना, जैसे हम लोग डाउट में चले जाते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ, तुम्हारी ऐसे नहीं है कि मैं सीधा टीचर ही बनाऊँ पैदा होने के बाद में। मैं भी बैठा हूँ इन कुर्सियों पे, तो मुझे ही पता होता। मैं तो ये तक सर्च कर रहा था कि भाई ये सचिन नाम का कोई IIT में सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और उससे पिछले साल ही अचिन नाम के लड़के की रैंक बनाई थी। मैं लग रहा है ये अपने नाम में ऐसे गड़बड़ कर रहा है, ये हटाना पड़ेगा। समझ में आया? तो हम ये डाउट में चले जाते हैं कि हाँ यार ऐसा, मतलब जो रूटीन मेरा है या जिस तरीके के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जिस प्रकार के दोस्त मेरे हैं, ऐसे टाइप के लोगों का सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो फिर अपने किसी और धंधे पे लगे। हो रहा है तो फिर हम लोग जर्नी में रहें। तो ये क्या है, हम खुद से बार बार हम इतने डाउट में चले जाते हैं कि हम खुद को ही बोलने लगते हैं कि नहीं होगा भाई। समझ में आया? नहीं होगा ये बोलना छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, झेल लेंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमारा JEE में नहीं हुआ सिलेक्शन, हमारा कोई NIT में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हम लोग चले गए कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में चले गए, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। फिर पता चला कि गेट का एग्ज़ाम होता है, UPSC का एग्ज़ाम होता है। आप दोबारा उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की हिम्मत कर पाओगे? क्यों? क्योंकि आप JEE की प्रिपरेशन कर चुके हो। समझे कि नहीं समझे? तो यही तो सिखाना है कि कोई भी काम आए, आप में हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ ये वाला काम मैं कर दूंगा, और वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ऐसे थोड़ी होता है ना? जैसे मैं बोलूँ कि ये AC उतार के सही करना है, बोले सर हमें कुछ पता ही नहीं है कहाँ से खुलता है और ये इसके अंदर क्या है, बट हाँ आपने इससे पहले ये काम किया हो तो, बोले सर आई कैन ट्राई। सही होगा कि नहीं वो तो एक बात की बात है, बट खोल तो सकते हैं इसको। सेम आगे चल के तुम्हें क्या लग रहा है ये यहाँ पे रुक जाएगा? ये जो खेल तुम खेल रहे हो ये यहाँ रुक जाएगा? IITian भी बन के तो भी रुक जाएगा? तो फिर क्या होगा? मतलब आगे चल के कहाँ, वो तो मजे ही मजे कब आने वाले हैं वो? सिर्फ एक धोखा है। हाँ कॉलेज का, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई सा भी कॉलेज हो, कॉलेज के वो 4 साल जो होते हैं वो थोड़ा आप बोल सकते हो कि हाँ
उसमें दिमाग पे बोझ कम होता है, मजे ज़्यादा आ रहे होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये और बढ़ने वाला है भाई। आज से 10 साल बाद में आप ही की खुद की स्टेटमेंट होगी, चाहे तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो या ना हो, आप ही की खुद की स्टेटमेंट होगी, आप ही की, जो अभी तुम्हारी एज है। किसी को जाते हुए देखोगे ना, बैग टांग रखा होगा कोचिंग का, है ना, और वो मान लो तुम्हारे पास गलती से ज्ञान लेने आ जाए, तो तुम उसको यही बोलोगे कि भाई टाइम है, पढ़ ले, मजा आ जाएगा। वरना खेल जो है ना आगे चल के और विकराल रूप लेने वाला है, समझे? ठीक है, तो ये तो क्या है, अभी फर्स्ट फेज है, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें प्रोजेक्ट ही ऐसा किया गया है, तुम्हारे टीचर्स इंक्लूडिंग मी, स्कूल, माहौल, सोशल मीडिया, कि भाई साहब जेई बहुत डिफिकल्ट होता है ना, जेई में जाओगे तो ही कुछ होगा। ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको भी नहीं पता चलेगी कब हो जाती है। ठीक है, तो इस जर्नी को आपको कंप्लीट करना है, रेदर देन आगे के बारे में सोचते हुए। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ और सोच लेंगे। जैसे एक सवाल आता है मैथ्स का, उस पर किसी एक मेथड से ट्राई करते हो, उसी को पकड़ के बैठे रहते हो क्या? फिर कुछ और सोचते हैं, नोट्स में ढूंढते हैं ऐसा कहीं टीचर ने कहीं करवाया क्या, एक मेथड से सॉल्व हो रहा है ठीक, वरना दूसरे से सॉल्व हुआ तो ठीक, वरना छोड़ देंगे सर, और क्या है। इसमें इतना लोड लेने वाली कोई बात नहीं है, पढ़ाई करो मस्त होकर। ठीक है, जैसे अभी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है वैसी ही रखिए, और इस मुस्कान के साथ भी जेई में सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बार 24 घंटे आपको ऐसे रहूंगा और मैं किसी से बात नहीं करूंगा, है ना। कई लोगों से पूछा जाए कि जेई वाले सेलेक्ट होने वाले में उनका करिकुलम क्या होता होगा, सर वो मेरे ख्याल से हिमालय पे पैदा होते हैं, उनका कोई दोस्त नहीं होता, उनको मोबाइल तो बेचारे देखते ही पहली बार तो डर जाते होंगे, बोले ये क्या है ना, ऐसे ही लगता होगा। बोले सर उन्होंने गेम वेम तो कहाँ सुना होगा। ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारे से बीच में से ही निकलते हुए जाते हैं बस। ठीक है, सब पता है उनको, बहुत सारे बच्चे गेम वेम भी खेलते रहते हैं। इनफैक्ट आप ढंग से तैयारी करो तो आपके लिए सबके पास सबके लिए टाइम है, जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, पढ़ रखी है ना केमिस्ट्री में, मुझे तो ज़्यादा आती नहीं है, बट हाँ कहीं पे टाइम दिया है तो कहीं से निकाल के लाना पड़ेगा। सिंपल सिंपल थ्योरी काम करती है। और आपके मन में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आराम से ना। सर 11th कैसे कवर करें? कोई बात नहीं, अभी जो जवाब दिया था वही सेम है। जितना आपके पास टाइम है पहले 12th को कवर कीजिए। अच्छा, 12th कवर करने का एक और इंपॉर्टेंट लॉजिक भी है। आप पेपर उठा के देखेंगे जेई एडवांस का, तो आप सिर्फ 12th के बेसिस पे गेम बदल सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और स्टडी, जैसे तुम लोग कभी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करें, सर कभी हमारा कभी पढ़ने का मन नहीं करता, आप तो बताओ करना क्या है। तो एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखो, एज सिंपल एज दैट। जिस गेम को खेल रहे हो उसके रूल तो पता होने चाहिए ना, कितने नंबर पे सेलेक्ट हो जाएंगे, मिनिमम कितने लाने हैं, कौन सी आईआईटी में जा सकते हैं, इतना मिनिमम, बेयर मिनिमम तो बताओ कि इतना तो जाना ही जाना है, उसके ऊपर फिर श्रद्धा अनुसार, है ना। तो वही है, आप एक बार कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा सच में ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लास 12th की कैलकुलस या क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं उन पे आप ध्यान से फोकस करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि आप जेई क्रैक कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लास 11 छोड़ दो, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बट आप क्या कर रहे हो कि अभी आपकी 12th तो संभल नहीं रही है, आप 11th और संभालने के लिए बोल रहे हो। समझे नहीं समझे? जैसे मैं बोलूँ कि मुझे घुड़सवारी और बाइक पे व्हीली वगैरह मारना, ये दोनों एक काम एक साथ सीखने हैं, तो तुम्हारा खुद का बोले सर हड्डियां वड्डियां टूट जाएगी सर, इस उम्र में जुड़ेगी नहीं। एक काम ढंग से सीख लो एक बार, फिर जब एक चीज सीख जाओ तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाना। तो दैट इज कि पहले आप क्लास 12th को काबू करने की कोशिश कीजिए। जब आपको लगेगा कि आपकी बॉडी, आपका माइंड उस हैबिट में आ गया है कि अब हम टाइम निकाल पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर क्लास 11th की चैप्टर्स को भी आप, वो अपने आप आ जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट उससे पहले आप एक बार पढ़ाई वाले रूटीन में आइए। आपने कहा कि 11th को कभी कभार मतलब छोड़ सकते हैं अगर 12th को संभालना है। यानी अभी 12th को संभालो, उसके बाद में फिर 11th के बारे में सोचेंगे। मतलब जब हम लोग 12th पे आते हैं तो 12th के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए
11 घुसा दी जाती है, हाँ तो वहाँ से फिर लगता है कि थोड़ा 11 मतलब फिर माइंड गेम चल रहा होता है कि यहाँ करे वहाँ जाए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बहुत सारी चैप्टर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आईआईटी जेईई तो करता ही है, 2 चैप्टर्स को मिक्स कर देगा। तो अभी आप उन सवालों को रेदर देन, देखो 2 टाइप के एटीट्यूड होते हैं। कोई सवाल आया जैसे आईटीएफ आपने पढ़ा होगा, एक बच्चा सर मेरे को तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, मैं तो आईटीएफ नहीं पढ़ सकता, ये बात अपने आप को 2-3 बार बोली और 2-3 बार और बोली, उसके बाद में से जो समझ में आ सकता था ना सामने वो भी समझ में नहीं आया। दूसरा बच्चा बोले कोई बात नहीं आईटीएफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती बट इसमें से कुछ तो समझ में आएगा, और जो जो चीज़ नहीं समझ में आएगी जिसमें क्लास 11th में सर बोलेंगे कि ये क्लास 11th का टॉपिक है, उस पर स्टार लगा लूँगा या लगा लूँगी, उस पर लिख लूँगा कि सर ने ये बोला। जैसे हम बहुत सारी जगह रेंज निकालते वक्त AMGM इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सवाल छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो, लिख लेना भाई साइड में कि सर ने बोला इसमें AMGM इनइक्वालिटी लग रही है, मुझे नहीं आती, खत्म कहानी। जब सीख लेंगे तब इस पे आ जाएंगे वापस सवाल पे, ये कहीं जा थोड़ी रहा है। डे 1 पे प्रो बनने की कोशिश ना करें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ, बहुत आराम आराम से, और आपको अपना साथ बहुत अच्छे से निभाना है भाई, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने, कोई नहीं आएगा आपको पुश करने, कोई नहीं आएगा आपको ये बताने कि तू टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको खुद को ये बताते रहना है, ठीक है। लिख लो उस पर, ठीक है, पेज फोल्ड कर दो। आपकी कॉपी में जितने नोट्स की कॉपी है उसमें सब जगह पेज फोल्ड है, मतलब वहाँ पे 11वीं का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, हमें नहीं आता। जब 11वीं पढ़ाई जाएगी, जब 11वीं रिवाइज करवाई जाएगी, डाउट काउंटर पे कहीं से भी जब हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब इस सवाल पे आ जाएंगे, तब हमारे अंदर से सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि अब मुझे वो कॉन्सेप्ट आता है। तो 2 चीज़ें एक साथ क्यों सीखनी है? पता चला सर आईटीएफ पढ़ रहे हैं, बीच में AMGM सीखने चले गए, वो अलग नहीं समझ में आ रहा, और कुछ भी हमारे साथ ना हो हम सीधा सर डिप्रेशन में ही जाते, बीच में रुकते भी नहीं कहीं, है ना। तो ऐसी हरकतें मत कीजिए, लिख के रखो, और ये किसी को दिखाना थोड़ी है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि एक बोर्ड टांग लो कि मुझे 11th का यही नहीं आता, इतना बड़ा तो बोर्ड भी नहीं आता होगा। बट यस, पॉजिटिव एटीट्यूड से रहोगे कि सर ने मान लो क्लास 11th का कोई टॉपिक का नाम लिया, सर ने समझाया भी नहीं, उसको डायरेक्टली यूज करके निकल गए, वो एक अलग कहानी है। बट क्लास 11th का कोई चीज़ यूज हो रही है, सर ने समझाई, तो वहां तो समझने की कोशिश करो ना, रेदर देन कि आप सोच रहे हो कि सर 11th जब आप शुरू से पढ़ाओगे तब मैं पढ़ूंगा। ये काहे का एटीट्यूड है भाई, समझे? तो ऐसा रखिए प्लीज। और अभी क्लास 12th पे फोकस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्लास 12th इंपॉर्टेंट भी है और आपके बोर्ड्स भी आ रहे हैं, और वही वापस एक बार आप ट्रैक पे आ जाओगे, उसके बाद में क्लास 11th क्या, 12th क्या, PYQs क्या, सब चलेगा। सर हम तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ कैसे मैनेज करें? जैसे 2 करते हैं, तीसरा छूट जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है, मतलब सही सवाल है, सॉरी। मैंने जवाब इसलिए बोला क्योंकि यही होता है, फैक्ट इज दिस। तो एक छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा ना हो कि डैडी हो जाए, समझ में आया? घर पे बहुत सारे पौधे लगाए हैं, तो ऐसा ना हो कि एक में बेचारे में पानी दिया ही नहीं, वो मर ही गया, उसकी जगह कोई दूसरा ही लाना पड़ रहा है। यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है कि आप कोई एक सब्जेक्ट छोड़कर दूसरा कोई ऑप्ट कर सको, तो आपको एक इतना पढ़ लेना है मिनिमम। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है, केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा छोड़ दी थी कि जेई को ही छोड़ना पड़ गया, नहीं समझे? ऑल्दो फिजिक्स के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे, बट वो नंबर कहीं पे अकाउंटेबल नहीं है, और मैं सिर्फ मन में अपने आप को बोल सकता हूँ कि मैं IITian बन सकता था। बाहर किसी को बोलता हूँ तो वो देख के मन ही मन में बोले भैया आगे बढ़ो। बन सकते थे, बोले ऐसे तो मैं भी फरारी ला सकता हूँ। बोले वो बात की बात है। तो प्लीज़, हाँ ऑब्वियसली जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा वो आपका ज़्यादा टाइम ले ही जाएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा इच्छा होती है उसमें पढ़ने की, ज़्यादा सवाल सॉल्व करने की। बट जो आपका सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है उसको भी बेयर मिनिमम तैयार करके जाइए, क्योंकि आप ऐसे समझो ना भाई, आसान सवाल तो उसमें भी आएंगे। आप 2022 का जिस बार जेई मेन सबसे डिफिकल्ट आया था, आप उसकी भी किसी शिफ्ट का पेपर उठा के देखो। मैथ्स बच्चों ने बोला डिफिकल्ट है सच में डिफिकल्ट है, नंबर नहीं आते, बिल्कुल सही बात है, बट उस पेपर में भी कम से कम 4-3 सवाल तो ऐसे थे जो 1-1 मिनट में सॉल्व हो रहे थे। तो कम से कम आपकी गणित इतनी तो हो कि वो 3 सवाल तो कर पाओ। बाकी मैं ये थोड़ी करूँगी सारे के सारे करके आओ। तो मतलब सिंपल सी कहानी है, एक आपका बहुत स्ट्रांग होगा, एक अबव एवरेज होगा या फिर नियर टू द स्ट्रांग होगा, एक कट ऑफ क्लियर करने के काम आएगा बस, ठीक है?
और दूसरा, ऐसे मत सोच के चला करो कि कुछ लोग सोचते हैं कि सर मैं रोज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ पाता तीनों सब्जेक्ट। ऐसा तो हो भी नहीं सकता। हो सकता है फिजिक्स वाले सर ने ज़्यादा काम दे दिया हो, मैथ वाले सर ने कोई काम ही नहीं दिया हो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसा होता नहीं है वैसे, मैथ्स वाले टीचर काम ना दे समझ में। बट फिर भी जो ज़्यादा डिमांड कर रहा है उस वक्त पे, जैसे हो सकता है किसी में इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा हो, जैसे आपका लिमिट चल रहा है, आसान चैप्टर सबको समझ में आता है, हाँ है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी चल रहा है कि सर एक पलक झपकते ही बोले ये क्या लिख दिया ये कहाँ से आया, ये कहाँ था। लिमिट आसान है तो बाकी पैरेलल में कुछ मुश्किल चल रहा होगा, तो थोड़ा ध्यान उस पर दीजिए। तो उसको बैलेंस करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप रोज 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ऐसा कुछ नहीं है। और मेन जो कहानी है वो ये बैलेंसिंग की तो है। सर टाइम नहीं बैलेंस हो पा रहा है, सब्जेक्ट नहीं बैलेंस हो पा रहे हैं, यही तो करने हैं। लिख लिया करो। मैं तो क्लास में भी बोलता हूं कि आप लोग सिंपल सा एक गोल, एक पेपर पे गोल लिख लिया करो कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है। ऑल्दो आप 6 लिखोगे तो 1 होगा, 1 ही लिखोगे तो कुछ नहीं होगा। बट हाँ, गोल लिखो, अपने आप को टाइम अलॉट करो। जैसे मान लो कि फिजिक्स के सर नोट्स बनाने हैं, या फिजिक्स के हमें 5 सवाल सॉल्व करने हैं या 20 सवाल सॉल्व करने हैं, आपने अपने आप को आधा घंटा अलॉट किया, आधा घंटे की अलार्म लगा ली उसमें मोबाइल में। स्टार्टिंग टाइम तो पता ही आपको, अब शुरू कर रहा हूँ, आधे घंटे बाद की अलार्म लगा ली, फिर उसके 10 मिनट बाद की एक और अलार्म लगा ली, ताकि जब वो घंटी बजे आप कुछ भी कर रहे हो। कई बार तो सवाल करते करते हम पता नहीं रील और रील से फील पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और हमें 1 घंटे बाद में पता चलता है कि हम क्या कर रहे थे भाई, मतलब शुरू क्या किया था वो तो पता ही नहीं है। तो कम से कम वो अलार्म जो होगा वो आपको ये बता देगा कि बेटा गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, समझे। और जितने गोल लिखोगे सारे नहीं कंप्लीट होंगे। सर मैथ्स में हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए? शॉर्ट नोट्स मैथ्स में 1 पेज लो, उसपे मैं शुरू से बता रहा हूं भाई तुम लोग बैठ जाओगे। 1 पेज लो, उस पे सारे फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। उसके बाद में जब आपको पढ़ा रहे होंगे टीचर, तो पक्का कोई सा भी टीचर पढ़ा रहा हो, जब वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हो, देखना पढ़ाने का तरीका ही बदल जाता है अचानक से। या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट यूज की जाती है कि अरे बेटा ये वाला सवाल है ना, या फिर ये वाला टॉपिक, इससे बहुत बार सवाल पूछा जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास टुकड़ों में आती है पूरे साल में, कि पूरे सर ITF या फिर मान लो पूरा हमारा क्लास 12th में ये सर ने स्टेटमेंट 10 बार यूज की, तो वो आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए 10 बार की इस टॉपिक पे सर ने ये बोला था। बोली तो आपके सामने जाएगी ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें बताया नहीं जाएगा कि बोले इससे सवाल आते हैं। तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सर ने बोले उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट, वो लिखो। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एड्रेस लिखो। जैसे आपने DPP सॉल्व करते हो तो कोई ऐसा सवाल आया होगा जो नया होगा, या जिसमें तुम फंसे, या जिसका सॉल्यूशन देखा तब तुम्हें लगा यार ये तो कोई नई चीज़ है, ये वो हमें बताई नहीं गई, या फिर ऐसा हमने सोचा ही नहीं, ये भी एक एंगल है। तो उस DPP वहाँ पे उस शॉर्ट नोट्स में लिख लो नीचे, DPP नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, ये मुझे, वो पूरा सवाल नहीं लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, ताकि जब हम रिवाइज कर रहे हो तो हम वापस उस सवाल पे एक बार चले जाएं, ठीक है। इतना ही है। बाकी मैथ्स में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सवाल वापस सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, सिंपल सी कहानी है। जी बेटा। सर मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता, लाइक अगर मैं मॉड्यूल सॉल्व करती हूँ तो फिर रेंज निकाल रही हूँ, 1-2 क्वेश्चन हो गए, फिर आगे के हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, किसी में डिफ्रेंसिएशन करके निकाल रहे हैं, किसी में कुछ और, फिर कुछ और। समझ गया। इनका सवाल है कि मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और वो बहुत हद तक सही भी है, बिकॉज मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट। क्यों बोला जाता है कि मैथ्स प्रैक्टिस से आती है? सर हमने क्यों का तो कभी पता नहीं किया, बट सभी यही बोलते हैं तो हमें लगता है कि यही सत्य होगा, है ना। रीजन इज कि प्रोसीजरल नहीं है ना चीजें यहाँ पर। जैसे आपने फिजिक्स में कोई कॉन्सेप्ट सीखा, मैं वापस किसी सब्जेक्ट को, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आसान है, ये मुश्किल है। ऑब्वियसली जी एडवांस किसी भी सवाल को, किसी भी चैप्टर को कभी भी मुश्किल बना सकता है, बट येस मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, जैसे हमको केमिस्ट्री में चीज़ सीखते हैं या फिजिक्स में कोई चीज़ सीखते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट, उसके बाद में होता है सीधा सवाल। अगर हमें पता चल गया कि ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो अब अगर सवाल अटकेगा तो कैलकुलेशन पे जाके अटकेगा, बीच में कहीं नहीं अटकेगा, है ना। अब मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में एक ही सवाल के
कॉन्सेप्ट तो चलो कुछ है नहीं, सिर्फ ये बोल दिया कि रेंज निकालनी है। तरीके बहुत सारे हैं, समझे कि नहीं समझे। अब बहुत सारे तरीके में जो जनरल एटीट्यूड होता है, जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ी होती है, वो ये सोचता है कि यार फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो एक ही तरीका होता है और उससे सवाल का जवाब आ जाता है। बोले ये यहाँ पर इस चैप्टर मतलब इस सब्जेक्ट में तो अलग ही कुछ हो रहा है। जबकि आप देखोगे तो बेसिक नेचर जो है मैथ्स का वो यही है, आपको अलग अलग तरीके आपके दिमाग में रहने चाहिए। और वो कब रहेंगे? जब आप अलग अलग तरीके के सवाल सॉल्व करोगे। जैसे मान लो 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, मैं आपको इसकी रेंज पूछूं, थोड़ा बहुत तो पड़ेगी तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ लोगों की तो आंखें बड़ी होगी, बोले सवाल पूछूं 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा की रेंज निकालनी है तो वी नो, हाँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस माइनस करके हम जवाब देते हैं, ठीक है। अब ये तो एक हुआ जिसको आप बोल सकते हो प्रोसीजर, है ना, ये प्रोसीजरल पार्ट में चला जाएगा। जब जब ये आएगा हम तुरंत लिख देंगे, ये अच्छी बात है। उसके बाद में सर अब बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई जा सकती हैं जो दिखने में 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा नहीं होगी। एक स्टेप और ऐड कर दिया सवाल बनाने वाले ने कि पहले यहां पर कुछ गंदा सा लिखा हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करके यहां तक लेके आओ, फिर ये लगेगा। और तुम दिमाग में बनाए बैठे होगे सर सीधा एक सवाल आएगा 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, उसकी रेंज हमसे पूछ लेना, हमें यही आता है। नहीं, आपको पीछे से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है। हो सकता है सर ऐसा कोई सवाल आ जाए जैसे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin थीटा। अब यहां पर हम अपने बाल नोच रहे हैं, बोले ये cos के ऊपर स्क्वायर कहां से आ गया, है ना। और या फिर हमने उस पर वो वाला मेथड लगा दिया जो बताया नहीं था किसी और के लिए, मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा था, हमने रेंज लिख दी -5 से 5। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था ये उस मेथड से सॉल्व होगा। नहीं जी, अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये अच्छी चीज है, मतलब इस चैप्टर की मैं तो इसलिए अच्छी बोल रहा हूं क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं। जितने डिफरेंट आप सवाल सॉल्व करते हैं, आपको ये पता होता है कि आज तक मैंने रेंज के मान लो 10 सवाल सॉल्व किए, 10 अलग अलग तरीके सॉल्व हो रहे थे। तो एक पॉजिटिव चीज ये है कि अब आपके पास 10 तरीके हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि कौन सा लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज आने लगेगी, आपको पता चलने लगेगा अच्छा यार इसमें जो सर ने बताया था वो तो नहीं लग रहा, उसको छोड़ दो, अब दूसरे पे जाइए प्लीज। दूसरा भी नहीं लग रहा, तीसरा हमारे दिमाग में आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, कम से कम आपने उसका गलत जवाब तो नहीं दिया। वरना 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा की मैक्सिमम लोग जवाब देते हैं -5 से 5, और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में जब आप गलत जवाब देते हो तो -1 भी मिलता है, समझे। तो इट इज गुड। और जितने डिफरेंट तरीके आपके सामने आए, ऐसा नहीं है कि हर सवाल पे डिफरेंट चलता रहेगा, कहीं ना कहीं जाके तरीके जो हैं वो लिमिट हो जाएंगे, कंस्ट्रेंट हो जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे कि हाँ अब इसके बाद में और कुछ नहीं है। और जैसे रेंज है, डोमेन है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। रेंज आपको फिर पढ़ाई जाएगी जब एओडी पढ़ोगे, फिर कोई भी फंक्शन लिख देंगे, उसकी रेंज बताओ, फिर डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे। तो रेंज निकालने के काफ़ी सारे मेथड हैं, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए और कोशिश करा करो। समझ में, मान लो मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ, मैं तुम्हें एक तरीका तुम्हें सिखाया, मैंने उसी तरीके के 5 सवाल करवा दिए, तुम सबसे हो गए। लो लिख देता हूँ अभी 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, है ना, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ऐसे 5 लिख दूंगा, सबसे हो जाएंगे, हाँ है ना। बट सर वी नीड वेराइटी, हमें ऐसे सवाल चाहिए जिसमें पहले हम उलझें, फिर आप उसका सॉल्यूशन बताओ, और फिर वो सॉल्यूशन एज ए एक्सपीरियंस हम दिमाग में रखें कि अच्छा ये भी एक तरीका है, रेदर देन कि ये कौन सा तरीका है भाई ये समझे। दो ही तरीके, दो एटीट्यूड होते हैं ना, एक तो कोई बोले कि ये भी एक तरीका है सर ध्यान रखेंगे, दूसरा कि सर ये क्या तरीका है, पिछले सवाल पे ये लगाया था, इस पे आप ये लगा रहे हो। तो मैथ्स में ऐसे ही चलता है वैरायटी। और दूसरा ऐसा नहीं है कि सारा गड़बड़ है, अगर वापस आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से जेई मेंस, जेई एडवांस भी सवाल रिपीट कर रहा है ना। जैसे सबको पता है कि डिटर्मिनेंट पढ़ लिया आप लोगों ने, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल आने वाला है आपकी शिफ्ट में, मतलब इसको बोल दो कि भविष्यवाणी है ना। अब जब वो सवाल आए तो यू शुड बी कैपेबल इनफ कि आप उसको सॉल्व करके आ सकें। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए सर, सवाल बता दिया, आप करके तो आओ। अब तुम सोच रहे हो नहीं सर वो तो बहुत लेंथी है, उसमें 3-3 4-4 डिटर्मिनेंट निकालने पड़ते हैं, कैलकुलेशन होती है भाई, करनी पड़ेगी।
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना, 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी हो, आएगा 100% सवाल। क्या आप लोग तैयार हैं? ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, सवाल आएगा जिससे, और जब आप PYQ सॉल्व कर रहे होंगे आपको दिख जाएगा कि हाँ यार बहुत पूछा है इसने, तो तैयारी कर लो बस फिर। और पूरे पेपर में अगर हमें ऐसे 5 या 6 सवाल मिल गए तो वो तो निपटे। फिर जो डिफिकल्ट भी हो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं एक सबके जुबान पे चढ़ा हुआ है मैथ्स लेंदी है, तो मुझे एक बात बताओ, मैथ्स लेंदी कब नहीं थी? ऐसा कौन सा सवाल आपके टीचर ने करवाया? मैं जानता भी नहीं आप किससे पढ़ते हैं। कोई भी एक सवाल दिखा दो जिसमें सवाल छापा गया और सर ने बस पेन इसीलिए उठाया था बेटा ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक भी सवाल है नोट्स में? मैथ्स की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री फिजिक्स में आई डोंट नो, हो सकता है नहीं भी हो सकता। तो जब मैथ्स के सवाल में कलम चलानी पड़ती है, उसका नेचर ही यही है, तो फिर ये क्यों बोल रहे हो कि लेंदी है? लेंदी है, कलम चलेगी फिर कैलकुलेशन एरर होगी या नहीं होगी, फिर हम जवाब तक पहुंचेंगे, समझे? तो नेचर वाइज पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप केमिस्ट्री की चीज़ हो, सर केमिस्ट्री में तो बहुत आसान है, बोले इनमें से कौन सा कार्बन किस में प्रेजेंट है? ए में प्रेजेंट है जी, तो वो एक अलग जोन है, यहाँ पे नहीं होता ऐसा, ठीक है? नेचर वाइज पढ़ाई करें, हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को समझो कि वो क्या डिमांड कर रहा है, और बहुत इंटरेस्टिंग है मैथ्स अगर आपको अच्छी लगने लग जाए तो। सिमिलरली केमिस्ट्री ऑल्सो, स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा। आपको अगर केमिस्ट्री आती है तो अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देखो टिक करो, देखो टिक करो, हल्का फुल्का कैलकुलेट करो। अगर आती है तो, नहीं आती तो फिर देख ही रहो बस फिर समझने की कोशिश करो कि ये बोल क्या रहा है। इतने में घंटी बज जाती है टाइम की। थैंक यू सो मच। जितनी इच्छा आपकी थी यहाँ पर आकर मतलब मिलने की, उससे ज़्यादा इच्छा मेरी थी, क्योंकि बहुत दिनों से ये रंग बिरंगे चेहरे नहीं देखे ना, ये ऐसी हरकतें नहीं देखी हैं। ऑफलाइन में होते हैं तो होती रहती हैं। बाय बाय बेटा, बाय बाय।